नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और सबसे सटीक नतीजे, सबसे सटीक रुझान और सबसे तेज नतीजे और रुझान के लिए न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार देखते रहिए। 123 एनडीए, 108 आरजेडी प्लस, ये आंकड़ा है अब तक के रुझानों में। हम आगे भी आपको कई आंकड़े, कई दिलचस्प तस्वीर, कई दिलचस्प इसमें जो एंगल है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां क्या है। अब तक के रुझानों में एनडीए को बहुमत के आसार, महागठबंधन 100 के आंकड़े के आसपास, निर्दलियों ने भी तकरीबन 10 सीटों पर बढ़ाई बढ़त। सटीक और तेज नतीजों की पहचान, न्यूज 18 का जलवा। पल पल के अपडेट के लिए न्यूज 18 से चिपकी बीजेपी और जेडीयू के दफ्तरों में नेताओं की निगाहें। राघोपुर से महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव रुझानों में आगे, हसनपुर से तेज प्रताप यादव पिछड़े। अब तक के रुझानों में सीमांचल और कोसी में एनडीए ने मारी बाजी। सीमांचल की 21 में से 15 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन को झटके के आसार। बिहार चुनाव के रुझानों से अटकी सियासत की सांसें, रांची में केली मंगले में चाय की चुस्की के साथ पल पल के अपडेट पर नजरें टिकाए हुए हैं लालू। तो 122 और 109, पल पल ये आंकड़ा बदल रहा है, फासला बदल रहा है, कभी ज्यादा कभी कम। महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर अभी भी है। बहुमत का आंकड़ा अभी तक किसी ने पार नहीं किया है। 122 से पीछे ही एनडीए रहता है या 122 रहता है। एक बार जरूर 125 तक पहुंचा था एनडीए, लेकिन कांटे की टक्कर नजर आ रहा है। अगर हम क्षेत्रवार देखें तो सीमांचल और कोसी में महागठबंधन को झटका नजर आ रहा है। वहां 21 में से 15 सीटों पर एनडीए को बढ़त है। भोजपुर क्षेत्र में जरूर महागठबंधन को बढ़त है। दूसरी बड़ी बात, यहां महिलाओं का बड़ा रोल रहा है। महिलाएं साइलेंट वोटर बनकर उभरी हैं और महिलाओं के वोट की वजह से ही माना जा रहा है कि एनडीए को इतनी बढ़त मिली है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसकी वजह से आरजेडी प्लस सीटें अपनी 109 तक रुझानों में दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, वामपंथी सीटें, वामपंथी दलों की सीटें भी बड़ी हैं। 19 सीटों पर रुझान चल रहा है और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वामपंथी दल भी अपनी जो जमीन खिसक चुकी थी उस जमीन को वापस पाते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 19 से 20 सीटों पर वामपंथी दलों को रुझान मिलता नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा सीपीआईएमएल 12 से 13 सीटों पर। और केसी त्यागी, जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, देखते हैं। प्रधान महासचिव, चलिए आपको बातचीत सुनाएंगे। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने क्या कहा। जाहिर है जेडीयू दफ्तर में हलचल है, लेकिन सबसे बड़ी बात, बीजेपी यहां बड़ा भाई के रूप में नजर आ रही है। और जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं त्यागी जी, जो अभी रिजल्ट अब आ रहे हैं, रुझान प्लस परिणाम जो धीरे धीरे आगे जो बढ़ रहा है, उसमें 124 सीटें अभी दिख रही है। यानी एनडीए जो है कांटे की टक्कर में भी बहुमत के करीब दिख रहा है। ऐसी उम्मीद थी आप लोगों को? नहीं, हमको 200 प्लस की उम्मीद थी। पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी एक भी लोकसभा की सीट प्राप्त नहीं कर पाई। 218 सीटों पर एनडीए प्लस था। अगर कोरोना काल ना हुआ होता तो आज हम 220 के आसपास हुए होते। इसलिए मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से हमारी सीटें कम हो रही हैं। पिछले एक साल में आरजेडी प्लस ने कोई ऐसा सकारात्मक काम नहीं किया, संगठन का विस्तार नहीं किया, जनसंघर्षों की श्रृंखला का हिस्सा नहीं रहे। अगर कोरोना नहीं हुआ होता, पलायन नहीं हुआ होता, जनता में असंतोष नहीं हुआ होता, डिस्प्रपोर्शनेटली उसको प्रोपेगेट नहीं किया होता, तो आज हमारी 220 सीट होती। लेकिन जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे, एग्जिट पोल के बाद ऐसा लग रहा था कि एक एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, ज़्यादा डैमेज, जेडीयू को ज़्यादा सीटों का नुकसान हो रहा है। उससे तो बेहतर रिजल्ट अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 दिन एक तरह से सांसें, मतलब जरूर धड़कनें बढ़ गई थी। देखिए, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं बिहार के अंदर, बालू माफिया, शराब माफिया, एक सोसाइटी का एक एलीट सेक्शन जो इस सारे प्रचार प्रसार में लगा हुआ था, जो नीतीश कुमार जी को वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता। ये उस गठबंधन का प्रचार था कि आरजेडी बढ़ेगी। उन्होंने तो 180 सीट
आरजेडी के खाते में डाल दी थी, और देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री, जिस लीडर ने अपने पुरखों की तस्वीर भी हटा दी हो कि उनकी वजह से हमें नुकसान होगा, उसके भी महिमा मंडल करने में कुछ लोग लगे हुए थे। चिराग पासवान का फैक्टर कैसे देखते हैं? अगर चिराग पासवान का फैक्टर नहीं होता तो शायद जेडीयू को इतना नुकसान नहीं होता। जेडीयू नंबर 2 की पार्टी एनडीए के भीतर बन रही है, बीजेपी की तुलना में जेडीयू पिछड़ रही है। देखिए, उस पर मैं अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। रामविलास जी से हमारे बहुत मधुर रिश्ते रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने अपने राजनीतिक भविष्य के सामने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। प्रधानमंत्री के मना करने के बावजूद, गृह मंत्री के मना करने के बावजूद, नड्डा जी की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद, संजय जायसवाल जी के वक्तव्य के बाद भी चुनाव मैदान में लौटते हैं आपके पास और सीधे रुख करेंगे दिवाकर का। हमारे पटना से जुड़े हुए हैं न्यूज 18 बिहार के ब्यूरो चीफ दिवाकर। आपके साथ वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष। वशिष्ठ बाबू लगातार दावा करते रहे कि जीत पक्की है हमारी, लेकिन क्या इस तरह की जीत की उम्मीद थी कि हम बहुमत का आंकड़ा भी छूते छूते नजर आए? जी सुमित, जब हमारी बातचीत होती थी चुनाव प्रचार अभियान के बीच में, वशिष्ठ नारायण सिंह अपने आवास पर मौजूद रहते थे और वो लगातार इस बात का तर्क देते थे कि जो महिला है जिनका पार्टिसिपेशन फेज वाइज बढ़ते जा रहा है, फेज दर फेज बढ़ते जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में है, वो संकेत है। तो आप अगर देखें तो दूसरी तरफ जो गठबंधन है, महागठबंधन MY समीकरण है, तो दूसरी तरफ MM समीकरण है, यानी कि मोदी प्लस महिला। और हमारे साथ वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, जो उत्साह अभी दिख रहा है, प्रचार अभियान में उत्साह नहीं दिख रहा था, थोड़े दबे दबे थे, सामे समय थे। देखिए, हम लोग शोरगुल में विश्वास नहीं करते हैं, और आपसे कई बार मेरी बातचीत हुई है। हम आश्वस्त थे कि हमारा चुनाव का जो तौर तरीका है, मर्यादा का, अनुशासन का, इसको कभी हम ख़त्म नहीं करने देंगे। उत्तेजक बातों से समाज न बदलता है, न समाज बनता है। जो तौर तरीका उन लोगों ने अपनाया और जो भीड़ तंत्र में वो लोग विश्वास करते हैं, जनरल जनता, आम जनता उसमें विश्वास नहीं करती। आम जनता के लिए डे टू डे की समस्या का निदान, यानी कि मोदी और महिला ही एनडीए के फेवर में रहे हैं, या और भी कोई कारक है जो एनडीए को रुझानों में आगे ले गया है? मोदी जी देश के सबसे बड़े व्यक्तित्व हैं और उन्होंने काम भी किया है और प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया है, और यहाँ नीतीश कुमार ने भी प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया। तो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर हम यहीं से अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। अब तक के जो रुझान आए हैं उससे क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं वो जरा आप देखिए। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, किसी भी गठबंधन के पक्ष में लहर नहीं है। रुझानों में अब तक के संकेत, दोनों ही गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है। महिलाओं का रुझान नीतीश की ओर बरकरार है। छोटे दलों को जनता ने नकार दिया है। जेडीयू का ज्यादा खेल नहीं बिगाड़ पाए चिराग पासवान। 29 सीटों पर लड़कर 19 पर लेफ्ट आगे है और महागठबंधन के साथ आने पर लेफ्ट को फायदा हुआ है। तो अब तक के जो रुझान आए हैं उससे क्या कुछ मोटी बातें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर ये कि रुझानों में अब तक के ये संकेत है कि किसी भी गठबंधन के पक्ष में लहर नहीं है, मुकाबला कांटे का है। चलिए वापस रुख करते हैं सुमित का। तो बिल्कुल ये एक बड़ी बात कि किसी के पक्ष में लहर नहीं है और कांटे की टक्कर अभी भी जारी है। जरूर एनडीए ने बढ़त बनाया है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ब्रजेश कुमार सिंह, हमारे मैनेजिंग एडिटर। ब्रजेश जी, किसी के पक्ष में लहर नहीं, लेकिन एनडीए को बढ़त जरूर, लेकिन इस तरह की जीत की उम्मीद शायद एनडीए को भी नहीं थी कि हम बहुमत का आंकड़ा छूते छूते नजर आए। देखिए सुमित, लहरबाजी ठीक है कि महागठबंधन के परसेप्शन या जो खासतौर पे मीडिया या एक्सपर्ट बना, वह अपना जो 7 तारीख का जो दूसरे चरण का दाम था, उसके बाद जब एग्जिट पोल हुए और कई सारे एग्जिट पोल हैं, आप ध्यान रखें एक तक महागठबंधन का जो है आंकड़ा पहुंच दिया। इसकी वजह से ब्रजेश जी आपको रोकेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच। सुकन्या, एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल
और इस वक्त की बड़ी खबर निर्वाचन विभाग की तरफ से जो आंकड़े आ रहे हैं वो जरा आप देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निर्वाचन विभाग ने 242 सीट के रुझान जारी किए हैं और रुझानों की अगर हम देखें तो एनडीए 127 सीटों पर आगे चल रहा है, बीजेपी 73, जेडीयू 48, वीआईपी 6 और हम के खाते में 0 सीटें हैं। बिहार में महागठबंधन की भी हम बात कर लेते हैं, 100 सीट पर महागठबंधन आगे है जिसमें आरजेडी 60, कांग्रेस 20, सीपीआई-एमएल 14 और सीपीआई को 3, सीपीआई-एम को 2 सीटें मिल रही है। तो हमारे आंकड़े तो चल ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच निर्वाचन विभाग के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। निर्वाचन विभाग ने 242 सीट के रुझान जारी किए हैं और एनडीए 129 सीटों पर आगे दिख रहा है, बीजेपी 73, जेडीयू 49, वीआईपी 7 और हम का खाता जो है वो नहीं खुला है निर्वाचन विभाग के आंकड़ों में। और महागठबंधन की भी स्थिति देखिए, 100 सीटों पर महागठबंधन आगे, आरजेडी 60, कांग्रेस 20, सीपीआई-एमएल 14, सीपीआई 3, सीपीआई-एम 2। मतलब साफ है कि जो लेफ्ट पार्टी है उसको फायदा हुआ है महागठबंधन के साथ जाने का। चलिए वापस रुक करते हैं सुमित का। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी बात है कि लेफ्ट को पुरानी जमीन कम से कम वापस मिलते नजर आ रही है। ब्रजेश जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अलीम क्या अपडेट है? बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त एक मंत्री से संबंधित है। क्या कुछ जानकारी है? पटना साहिब से नंद किशोर यादव काफी वहाँ 3-4 बार विधायक रहे हैं, इस बार वो पिछड़ते दिख रहे हैं। कांग्रेस के प्रवीण सिंह 2826 वोटों से आगे चल रहे हैं और सुबह से ही वो आगे चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए दूसरी अच्छी खबर गया से है, वहाँ से प्रेम कुमार 1700 वोट से आगे चल रहे हैं। चलिए, यानी कि प्रेम कुमार आगे चल रहे हैं। लेकिन एक और खबर है जीतन राम मांझी से, जो लगातार पीछे चल रहे हैं। कितने वोटों से पीछे चल रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। जी, हम आपको बता दें, गया से जो इमामगंज सीट है वहाँ पे जो आरजेडी के उम्मीदवार है उदय नारायण चौधरी, वो सुबह से ही आगे चल रहे हैं। अभी तक उनको 12,153 वोट मिले हैं। जो कि जीतन राम मांझी है उनको अभी तक 8,432 वोट मिले हैं, यानी 2,000 से ज़्यादा का फासला है दोनों के बीच में। तो सुबह से ही आरजेडी वहाँ पे आगे चल रही है और जीतन राम मांझी पीछे चल रहे हैं वहाँ से। भैया अगर हम बात करेंगे क्या नवादा की, नवादा से जो हिस्सा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे जो कांग्रेस है वो सुबह से ही कंटिन्यूसली आगे चल रही है, बीजेपी वहाँ पे पीछे चल रही है। बिल्कुल, तो आगे पीछे का खेल जारी है, लेकिन जीतन राम मांझी शुरू से ही पीछे चल रहे हैं। सुमित, ये एक बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी का भी खाता नहीं खुला है, वो खुद भी पीछे नजर आ रहे हैं। जल्दी से ब्रजेश जी का रिएक्शन लेते हैं हम। ब्रजेश जी, तो ये एक बड़ी खबर, जीतन राम मांझी पीछे चल रहे हैं इमामगंज से। हम पार्टी के बड़े चेहरे, हम पार्टी की स्थापना की, हालांकि नीतीश कुमार से ही अलग होकर इन्होंने स्थापना की थी। नीतीश कुमार ने इन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया था, 9 महीने के लिए मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन बाद में फिर नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने इन्हें हटाकर तो इन्होंने अलग राह अपना लिया था, महागठबंधन में गए, लेकिन वहां ऐन वक्त पर सीट बंटवारा नहीं हुआ तो एनडीए में चले गए। हमारे साथ हम पार्टी से प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं और तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। विजय यादव जी, जीतन राम मांझी पीछे चल रहे हैं, आपके बड़े चेहरे, और हम का खाता भी नहीं खुला है। नहीं सुमित जी, अभी बहुत हड़बड़ी नहीं है, अभी तो 4000 वोटों का फासला है। ठीक है 4000 कोई मायने नहीं रखता है। देखिए, हम मायने ये इसलिए रखता है कि मांझी एक बड़ा चेहरा है ना, ये मानते हैं आप? तो आपको अगर टक्कर भी मिल रही है 4000 वोट से तो ये भी एक बड़ी बात है, ये भी आपके लिए झटका है। नहीं, शुरुआत देखिए, ऐसा है कि हर क्षेत्र का अलग अलग गणना होता है, जहां आरजेडी का वोट है वहां आरजेडी का। इमामगंज तो माना जाता है मांझी का गढ़। इमामगंज में आपका दावा है कि हमारा ही क्षेत्र है। इमामगंज से देखिए एकदम बिल्कुल हम लोग का गढ़ है, हम लोग वहाँ 35 से 40,000 वोट से जीतेंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी सब्र कीजिए, अभी बहुत समय नहीं हुआ है। इंतजार और सब्र है, लेकिन आपको ये तो कम से मानेंगे कि आपको मुकाबला कड़ा मिला, आपको फाइट टक्कर मिली। मुकाबला तो हर सीट पर ही है, लेकिन हर सीट के कारण भी आप देख रहे थे कि आप लोग बार बार एग्जिट पोल से हम लोग को पीछा कर रहे थे कि आप लोग की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन हम लोग काफी बढ़त में हैं और हम लोग सरकार भी बनाने जा रहे हैं। इसलिए देखिए, हम लोग एग्जिट पोल पर और
अभी कोई ऐसा यकीन नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है आते हैं। ये देखिए झाल बजने लगा, ढोल नगाड़ा बजने लगा। जेडीयू दफ्तर की तस्वीर, पीछे नीतीश कुमार की तस्वीर है और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, झाल बजने शुरू हो गए हैं। नीतीश कुमार की एक बार फिर से वापसी को लेकर जश्न की तैयारी भी शुरू हो गई है, जश्न का दौर भी शुरू हो गया है। जरा ये तस्वीर देखिए और समझिए कि जेडीयू दफ्तर में अगर इतनी हलचल और जश्न है तो बड़ी वजह ये इसलिए क्योंकि चौथी बार फिर से वापसी करेंगे नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये एक जरूर है झटका जेडीयू के लिए कि जेडीयू को कम सीटें आ रही है बीजेपी के मुकाबले, बीजेपी ज्यादा सीटें लेकर आ रही है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जेडीयू दफ्तर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू अगर छोटा भाई भी है तब भी नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, ये अमित शाह ने पहले ही साफ कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ खास बातचीत में, न्यूज नेटवर्क 18 के साथ खास बातचीत में, और यही बड़ी बात है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीर, जेडीयू का झंडा लहरा रहा है, तीर छाप। एक बार फिर से एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। 127 सीट, 128 सीट और 100 पर आरजेडी प्लस आगे चल रहा है और एनडीए 128। ये एक बड़ी बात है कि 128 अब बहुमत का आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा है, उससे 6 सीट आगे एनडीए नजर आ रहा है। उसमें बीजेपी जरूर 71 सीट पर, जो पिछली बार जेडीयू के खाते में 71 सीटें थी, वो बीजेपी को 71 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। 71 सीटों पर बीजेपी का रुझान, और पिछली बार जो बीजेपी 53 सीट थी वो जेडीयू 50 सीट पर रुझान जेडीयू को मिल रहा है। तो बीजेपी और जेडीयू के तस्वीर जरूर बदली है। बीजेपी ने जरूर बड़ा भाई का रोल निभाती हुई नजर आ रही है और जेडीयू को कम सीटें मिलती नजर आ रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, यह साफ कर दिया था पहले ही अमित शाह ने और तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने। पीएम मोदी ने भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जैसा सहयोगी हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते। बाबा हरिहर नाथ, ये आपने गाना कभी लालू यादव की जुबान पर सुना होगा, हमेशा वो होली के मौके पर गीत गाते रहते हैं बाबा हरिहर नाथ। लेकिन आज ये गीत सुनाई दे रहा है जेडीयू दफ्तर में, और जेडीयू दफ्तर में दिवाली आने वाली है, लेकिन उससे पहले होली के गीत गाए जा रहे हैं। ये अपने आप में होली और दिवाली जैसा माहौल जेडीयू दफ्तर में और बीजेपी दफ्तर में नजर आ रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या आरजेडी दफ्तर में सन्नाटा अभी तक पसरा हुआ है? राबड़ी आवास के बाहर जरूर समर्थक खड़े हैं, पोस्टर लिए हुए, इंतजार करते हुए कि कब जीत की ओर हम बढ़ेंगे। लेकिन अब बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि बहुत लंबा फासला, बहुत बड़ा फासला एनडीए और आरजेडी प्लस के बीच है, 127 और 101। इसलिए एनडीए की वापसी एक बार फिर से नजर आ रही है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं, ये साफ है। लेकिन लहर जैसी बात किसी भी गठबंधन के पक्ष में नहीं है। दूसरी बड़ी बात, तीसरी बड़ी बात, महिलाओं ने एक बड़ी भूमिका निभाई, महिलाएं एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ खड़ी रहीं। चौथी बड़ी बात, वामपंथी पार्टियों को बड़ी जीत मिली। वामपंथी पार्टी 19 से 20 सीट पर आगे नजर आ रही है, जो वामपंथी पार्टियों की जमीन खिसक चुकी थी। और इसके अलावा और क्या कुछ समीकरण है और क्या कुछ ये रुझान कहते हैं, विवेक हमें बताएंगे मैजिक वॉल से। मैजिक वॉल में क्या जादू दिख रहा है? जादू ही जादू है सुमित, जादू ही जादू है। जो सोचा नहीं था और हो जाए वही जादू है। और जिस बात को लेकर, पहले और तीसरे फेज को लेकर जिस बात का आकलन आरजेडी ने किया था, महागठबंधन ने किया था, वो आपके सामने खुला है। फेज 1 और फेज 3 यानी कि चरण पहला, चरण तीसरा, मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों का क्या हाल हुआ आप देखिए। इसके बारे में तो किसी ने नहीं सोचा था।
डरे हुए थे। 6+ सीटों का फायदा, 26 सीट एनडीए के खाते में, महागठबंधन 6 पर, 12 सीटों का लॉस। अभी समीकरणों को समझिए कि पहले फेज में कहा जा रहा था डंके की चोट पर कि यहां पर इतना बड़ा बदलाव होगा कि सबकी चूल्हे हिल जाएंगी। हो नहीं पाया, गर्दा नहीं उड़ा और धुआं धुआं हो गया। फिलहाल रुझानों के दृष्टिकोण से देखिए कि फेज 3 में भी आप देख सकते हैं महागठबंधन की सीटें ये कहीं ना कहीं हतोत्साहित करेंगी, परेशान करेंगी। लेकिन हम बराबर कह रहे हैं, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, इसके बाद की स्थिति और भी अचानक से बदल सकती है। अगर हम थोड़ा सा और इसे फिल्टर करें, जरा देखिए प्रधानमंत्री की मोदी की रैलियों का क्या असर हुआ। जरा देखिए इन इलाकों को देखिए, चंपारण को देखिए, सीमांचल को देखिए, जहां पर पहले फेज में और तीसरे फेज में प्रधानमंत्री जहां जहां गए वहां पर क्या हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए एक बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करते हैं सुकन्या का। बिल्कुल विवेक, सभी मुद्दों पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार कांग्रेस की स्थिति पर भी बातचीत कर लेते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2015 की तुलना में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट घट गया है और क्या कुछ स्थिति है वो जरा देखिए। 2015 में 41 सीटों पर लड़कर 27 कांग्रेस जीती थी। इस बार 70 सीटें हासिल करने में कांग्रेस कामयाब रही, लेकिन रुझानों में अब तक सिर्फ 22-23 सीटों पर ही कांग्रेस आगे चल रही है। यह खबर भी हमने दिखाई थी कि क्या कांग्रेस को आरजेडी ने ज्यादा सीटें दी थी, वही अमूमन स्थिति दिख रही है। लड़ी 70 सीटों पर और सिर्फ 23 सीटों पर आगे चल रही, 22 से 23 सीटों पर आगे चल रही है। वही 2015 में नीतीश कुमार लगातार कहते थे कि हमने 41 सीटें कांग्रेस को दिला दी, 27 पर जीत भी हासिल कर ली कांग्रेस ने। लेकिन वही देखिए कि जब बात 2020 की आई, जेडीयू कांग्रेस से अलग हुई, तो फिर नतीजे क्या कुछ हो गए। कोरोना की वजह से इस बार क्या कुछ स्थिति हुई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फाइनल नतीजों में देरी के आसार हैं, लेकिन इन सब के बीच रुझान क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना की वजह से इस बार ज्यादा बूथ बनाए गए हैं। इस बार 45% ज्यादा बूथों पर मतदान हो रहा है। ज्यादा बूथों की वजह से काउंटिंग में देरी हो रही है, इसलिए नजरें टिका कर रखिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, क्योंकि आंकड़े अभी बदलेंगे, वक्त लगेगा फाइनल रिजल्ट में। लेकिन इन सब के बीच रुझान जैसे जैसे आते रहेंगे लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बेशक कोरोना की वजह से बूथों की संख्या बढ़ गई, लेकिन हमारे आंकड़े उतने ही सटीक हैं और हमारी रफ्तार उतनी ही तेज है। हर बड़ी खबर यहीं से आपको दिखाएंगे। ज्यादा बूथों की वजह से काउंटिंग में देरी हो रही है, लेकिन शुरुआती रुझान जो है धीरे धीरे नतीजों में बदलने शुरू हो जाएंगे। वापस लेकर चलते हैं आपको सुमित के पास। तो फाइनल नतीजों में देरी के आसार जरूर है, लेकिन आप न्यूज 18 बिहार झारखंड देखते रहिए। चाहे जितनी भी देर हो जाए, सटीक नतीजे, सटीक रुझान और सबसे तेज आपको यहीं मिलेंगे। लगातार बने रहिए। कुछ सीटों की बात करें, बहुत बड़ी सीटों की बात करें। सहरसा में आलोक रंजन आगे चल रहे हैं बीजेपी से, तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं, कुछ देर पहले तक पीछे चल रहे थे वहां, और तेजस्वी यादव भी आगे चल रहे हैं। 4 मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल आ गए हैं बीजेपी की ओर से, स्वागत है आपका। प्रेम रंजन जी, बीजेपी को ज्यादा खुशी जेडीयू के मुकाबले मिल रही होगी, आपके चेहरे पर ज्यादा बड़ी मुस्कुराहट इसलिए भी क्योंकि आप 70 पार कर रहे हैं, जेडीयू 50 से 55। देखिए, ये सीटों का कोई बात नहीं है। हम लोग का सीधा था एनडीए बहुमत में आएगी, एनडीए फिर से सरकार बनाएगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। हम लोगों ने नीतीश कुमार को आगे कर करके चुनाव लड़ा था। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे और आगे भी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, और इसको बिहार की जनता ने पूरी तरह से जो है से विश्वास व्यक्त किया है इस पर। जो हम लोगों ने कहा था, ठीक है, बिहार की जनता ने मोहर लगाने का काम किया। ठीक है, आते हैं दोबारा बाकी मेहमानों के पास भी चलेंगे, लेकिन ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग एडिटर। ब्रजेश जी, जो बात आप कह रहे थे कि लहर तो किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक बड़ी बात है, महिलाएं जो साइलेंट वोटर बनकर नजर आई इस बार भी, महिलाएं लामबंद रही नीतीश कुमार के पीछे, एक बार फिर से मोदी और नीतीश की जोड़ी के पीछे। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और उसके बाद से अगर ये रुझान इस तरीके से कंसंट्रेट करके बैठे और जिसमें कि एनडीए 128 सीटों पर लीड बनाए हुए, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि एनडीए को एक ऐसे वर्ग से बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट मिला जिससे कि कल्पना आप नहीं कर रहे थे, और शायद एग्जिट पोल करने वाले लोग भी इसको भुला बैठे। और ये वर्ग जाहिर है महिलाएं हो सकती हैं जो कि साइलेंट वोटर है, वो अपनी बात जो है बहुत एग्रेसिवली कह नहीं पाती, वो अपने घर के लोगों से भी छुपा कर रखती है, लेकिन वो अपने लिए फायदे देखती है कि उसको फायदा कौन देने वाला है, उसके घर में गैस का चूल्हा कौन पहुंचा रहा है, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर कौन अच्छा क्रिएट करने वाला है। तो ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं
और खासतौर से महिला फैक्टर, बेनिफिशियरी फैक्टर, जो कि रुझान अगर जाकर नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो तय मानिए कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने जो कोशिश की बिहार में इस तरह के वोट ब्लॉक को स्ट्रेंथन करने की, उसका ये नतीजा है। और आप साथ में ये भी ध्यान रखें कि दूसरे और तीसरे चरण में जब नरेंद्र मोदी ने काफी जोर लगा दिया अपना, उसके बाद से एक अलग किस्म का पैटर्न दिखाई दे रहा है फेज 1 के मुकाबले। तो एक तो महिला वोटर, दूसरा जो नीतीश कुमार का अपना जो वोट ब्लॉक है, जिसको कि आप कह सकते हैं महादलित कह सकते हैं, ईबीसी कह सकते हैं, उसने भी अपना जो है योगदान दिया है। और साथ में बीजेपी का जो अपना ट्रेडिशनल वोटर है, तो ट्रेडिशनल वोटर, बेनिफिशियरी क्लास, महिलाएं और प्लस जो है ईबीसी और महादलित, ये कुल मिला कर यह समीकरण है कि आप 128 सीटों पर एनडीए को आगे बढ़ता हुआ दिख रहे हैं। और आप तय मानिए कि आंकड़ा कोई जो है खराब नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में एक माहौल बन गया था कि वहां पर नीतीश कुमार की सत्ता जा रही है, बड़ी लहर है। और खासतौर पे एग्जिट पोल के प्रेडिक्शन के बाद से तो सबने ये गाना शुरू कर दिया कि बिहार में जो है आरजेडी लेड महागठबंधन के लिए बहुत जबरदस्त लहर है, जिसको कि कोई जान नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि वह लहर तो कहीं नहीं है, मुकाबला जो है बड़े कांटे का है। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि आप ध्यान रखें कि आप आरजेडी लेड जो महागठबंधन है उसको आप निगेट नहीं कर सकते। आरजेडी के पास एक सॉलिड ब्लॉक है वो वोट्स का, जिसको कि एमवाई कहते हैं, और कुल मिलाकर 30-32% हो जाता है। तो मुकाबला तो टफ ही रहेगा, मुकाबला आसान नहीं रहेगा। और वो भी उस नीतीश कुमार के लिए जो कि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद से फिर से मैंडेट लेने के लिए लोगों के बीच गए हैं। तो मुकाबला कांटे का रहने वाला था, माना भी ये जा रहा था, वो मुकाबला उसी तरह का दिखा है, लहर कहीं नहीं दिखी है। और फिलहाल जो है एडवांटेज एनडीए दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियसली यह मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है, उसका जो है उस पर लोगों का जो भरोसा है, उसका नतीजा इसे कह सकते हैं। आपने एमवाई का जिक्र किया, सीमांचल और कोसी में एनडीए को बढ़त है, वहां पर सीमांचल के करीब 21 में से 15 सीटों पर एनडीए को बढ़त है। क्या ये माने कि एमवाई समीकरण में सेंध एनडीए ने लगा लिया, जो एमवाई समीकरण माना जा रहा था कि इस बार लामबंद रहेगा महागठबंधन के साथ? देखिए, कई सारी सीटों पर जहां पर माना जाता है ट्रेडिशनली कि वह यादव बहुल सीटें हैं और वहां पर यादव का प्रभुत्व रहा है, और वहां पर जो एस्टेब्लिश यादव लीडर हैं वो भी पीछे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल इक्वेशन था, कई जगहों पर आप देखें कि एमवाई के जो डोमिनेंट वोटिंग ब्लॉक्स जहां पर हैं, जहां पर कि उन विधानसभा सीटों पर उनका डोमिनेंस है, वहां पर भी परिणाम थोड़े अलग से हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एमवाई के अंदर भी आप महिलाओं को जो सो आपको अलग लेकर चलना पड़ेगा। हो सकता है कि मुस्लिम परिवार में, हो सकता है कि यादव परिवार में पुरुष जो है सो अपने ट्रेडिशनल पार्टी यानी आरजेडी के लिए गए हो, कांग्रेस के लिए गए हो, लेकिन महिलाएं जो है चुपचाप हो सकता है अपना काम करके आ गई हो, चाहे वह जो है सो यादव परिवार की महिलाएं हो, मुस्लिम महिलाएं हो, या फिर जो है सो जो सामान्य महिलाओं का वर्ग है। तो इस तरीके से जो है इस तरह के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि फिलहाल रुझानों में हम लोगों के सामने है। रुझान अगर कंसोलिडेट कर जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये मुकाबला था, और उसमें एक बड़ी सिद्धि होगी अगर ये रुझान जो है सो नतीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं एनडीए के लिए। और इसके लिए आपको नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देना पड़ेगा, जिन्होंने क्या के सबसे अधिक माहौल बनाया एनडीए के पेपर में, वो भी तब जबकि एलजेपी जो है वोट कटवा की भूमिका में आई। उसने जेडीयू का खेल खासतौर पर बिगाड़ने की कोशिश की, वोटर्स के मन में कंफ्यूजन लाने की कोशिश की, और बावजूद उसके इस तरह के रुझान सामने। बिल्कुल, मैं मोदी मैजिक की बात कर रहा हूं। मोदी मैजिक एक बार फिर से चला है। अब तक लोकसभा चुनाव में भी हमने विश्लेषण किया था, इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी भले ही बीजेपी की हार हुई थी, लेकिन पीएम मोदी ने जहां जहां रैलियां की वहां पर बीजेपी को सफलता मिली थी। इस बार भी वही नजर आ रहा है। पीएम मोदी की जहां भी रैलियां हुई उसके आसपास की विधानसभा सीटों पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। मोदी मैजिक एक बार फिर से चला, और जो उनकी अपील थी छठ को लेकर कि मां तुम छठ की तैयारी करो, बेटा तुम्हारा दिल्ली में बैठा है, या फिर एक महिला का जिक्र करते हुए कि नल दहलन गैस दहलन, तो ये एक अपील। देखिए, ब्रांड मोदी काफी इंटैक्ट है। आप इसका सिग्नल इससे भी पा सकते हैं कि आप देखिए तेजस्वी यादव जो कि नीतीश कुमार के सामने लगातार आक्रामक रहे, उन्होंने उनको ये कहा कि वो थक चुके हैं, हर बात में उनकी आलोचना करते रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि आज सुबह पर तेजस्वी के बंगले के बाहर जब तमाम आरजेडी सपोर्टर्स जमा हो गए, उसमें से कई ने जो है प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करनी शुरू कर दी, या फिर ये कहना शुरू कर दिया कि उनका सारा का सारा जो उनकी लहर जो यहाँ पर उतर गई, बिहार के लोगों ने उन्हें नकार दिया। तो बाकायदा तेजस्वी ने मना करवाया कि ऐसी बात न कहिए। तो इसका बहुत साफ सा सबूत है कि यहाँ तक कि अपोजिशन भी जो है वो मानता है कि अगर आप मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं तो उससे आपको नुकसान होगा। इसीलिए तेजस्वी ने भरपूर कोशिश की अपने पूरे कैंपेन में कि वह कहीं भी मोदी से सीधे सीधे कन्फ्रंटेशन ना पाले। जहां तक एनडीए का सवाल है, आप ध्यान रखें कि नरेंद्र मोदी ने आकर जो है न सिर्फ जो है उन लोगों को जिनको की केंद्र की योजनाओं का फायदा मिला है, बल्कि उस वर्ग को जिसके लिए जो है सो वह भविष्य के राह दिखाते हैं, उस सभी
ब्लॉक ने उन पर भरोसा जताया है और यही कारण है कि एक टाइटली कंटेस्टेड जो आप कह सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव रहे हैं, जिसमें कि पूरे समय ये बात उठती रही कि आखिर ऊंट किस करवट जाएगा, वहां पर जो है तो इस तरह के रुझान अभी तक एनडीए के पक्ष में दिखाई पड़े और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी उन पर लोगों के विश्वास और मोदी मैजिक को क्रेडिट देना पड़ेगा। तो क्या यही एक बड़ी वजह रही कि बीजेपी बड़ा भाई बनकर सामने आ रही है 71 सीटों के साथ, जो पिछली बार जेडीयू के पास था, और जेडीयू 49 सीट? देखिए, जेडीयू का जहां तक सवाल है, आप ध्यान रखें कि नीतीश कुमार लीड पार्टी है और नीतीश कुमार पर काफी कुछ डिपेंडेंट है जेडीयू एज ए पार्टी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए नीतीश कुमार को जो जिस चीज का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है वह है लोगों की एक्सपेक्टेशंस की। बिकॉज आप ध्यान रखें कि 2005 से 10, 2010 से 15 और उसके बाद से 2015 से 20 लोगों की उम्मीदें लगातार बढ़ती चली गई। एक समय बिहार में जहां कोई सिस्टम से उम्मीद नहीं करता था, वहां पर आपने बिजली, पानी ये सब पहुंचा दी तो लोगों की और भी उम्मीदें जग गई। लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया तो उद्योग धंधे, कल कारखाने बहुत तेजी से लग जाए। जो बिहार के युवा हैं जो बेरोजगारी का दंश झेलते उनको था कि बहुत तेजी से रोजगार मिल जाए। ऐसे में मान लीजिए अगर कहीं कोई सामने प्रॉमिस दिखाता है तो एक बार उसके लिए अट्रैक्ट हो सकता है। और नीतीश कुमार के सामने चैलेंजेस ये हैं कि जहां पर जिस राज्य में रिसोर्सेज की कमी है, जहां पर प्राकृतिक आपदाएं हैं, जहां पर आपको बुनियादी चीजों को ठीक करने की मजबूरी है पहले, उसमें आप कितनी तेजी से काम कर पाएंगे। दूसरा, स्पीड भी इसलिए उनका प्रभावित रहा, खासतौर पर 2015 से 20 का पेज है, क्योंकि 2 साल उन्होंने आरजेडी की वजह साथ मिलकर सरकार चलाई, जाहिर उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। उसके बाद से फिर भी उन्हें बीजेपी के साथ आना पड़ा। तो वैसे लोगों को जो है लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना नीतीश कुमार के लिए बड़ा चैलेंज था। और ऐसे माहौल में भी अगर जेडीयू जो है, आप तय माने कि जेडीयू का खेल बिगाड़ने में लोक जनशक्ति पार्टी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह अपना कैंडिडेट खड़ा किया, यह इंप्रेशन क्रिएट किया तो उसको बीजेपी का सपोर्ट हासिल है। और ऐसे में भी अगर जो है तो इस तरह के रुझान अगर दिखाई दे रहे हैं, भले ही बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में हो, लेकिन जेडीयू तब भी संतोष कर सकती है कि एनडीए एज ए कोalition हो आगे चल रहा है। एक और बड़ी बात ब्रजेश जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर। वामपंथी दल लाल झंडा इस बार खूब दिखा तेजस्वी की सभा में भी।
आपको बता रहे हैं जोधपुर से कांग्रेस की पूजा साउथ में बीजेपी का बोर्ड बन गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर से, वनीला सेठ बनी है साउथ की पहली महापौर। 80 में से 45 पार्षदों ने वोट दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर जोधपुर से, कांग्रेस की पूजा पारीक को उन्होंने हराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार साउथ में बीजेपी का बोर्ड बन चुका है। तो लगातार बड़ी खबर जोधपुर से आपको बता रहे हैं, वनीता सेठ साउथ की महापौर बनी है। 80 में से 45 पार्षदों ने वनीता सेठ को वोट दिया है। 45 बीजेपी पार्षदों ने वोट दिया है और कांग्रेस की पूजा पारीक को वनीता सेठ ने हराया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार जोधपुर से, जहां पर साउथ में बीजेपी का बोर्ड बन गया है। वनीता सेठ साउथ की महापौर बनी है। 80 में से 45 पार्षदों ने वनीता सेठ के समर्थन में वोट दिया। 45 बीजेपी पार्षदों ने उनको वोट दिया है और वनीता सेठ ने कांग्रेस की पूजा पारीक को हरा दिया है। सहयोगी ललित मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, पूरी जानकारी बताइए, बीजेपी का बोर्ड बन चुका है साउथ में। देखिए, पहले ही मतगणना के बातें हो चुका था कि चूंकि बहुमत भाजपा के पास था, लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर दोनों ही पार्टी को था। लेकिन अब स्पष्ट हो चुकी है, नगर निगम दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन चुका है। वनीता सेठ जो है वो नगर निगम दक्षिण की महापौर बन चुकी है, अधिकृत रूप से घोषणा हो चुकी है। बहरहाल करीब 46 का दावा किया जा रहा था भाजपा की ओर से। 43 सीटें पार्षद थी उनके पास, लेकिन निर्दलीय ने भी उनको समर्थन दिया था और पार्टी सदस्य ग्रहण की थी। लेकिन एक उनमें से भी बागी हुआ है, एक क्रॉस वोटिंग भाजपा की ओर से हुई है, लेकिन उसके बावजूद भाजपा का बोर्ड बन चुका है। वनीता सेठ जो है वो महापौर बन चुकी है, नगर निगम दक्षिण की है। ललित, जो क्रॉस वोटिंग की आपने बात की, वो क्रॉस वोटिंग किसने की है? कौन वो पार्षद था? देखिए, उसका नाम साफ तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन जो 3 निर्दलीय थे जो बागी थे भाजपा के, उन्होंने ज्वाइन किया था जीतने के बाद, वापस भाजपा को समर्थन दिया था। उन्हीं में से एक कोई बागी हुआ है, ऐसी आशंका जा रही है। फिलहाल एक क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन चुका है। ललित, बीजेपी की तरफ से कोई अभी प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक पार्षद बीजेपी का वो यहाँ पर क्रॉस वोटिंग उसने की है, तो प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से कुछ? देखिए, फिलहाल बीजेपी के तमाम पार्षद जो हैं सुबह ही वोटिंग करके यहाँ से निकल चुके थे। अभी थोड़ी देर में हो सकता है कि वो यहाँ पहुंचे और हो सकता है और जश्न भी मनाएं, लेकिन फिलहाल उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन एक क्रॉस वोटिंग हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि उनके पास ऑलरेडी बहुमत था, 43 ऑलरेडी उनके पार्षद थे, लेकिन 2 और निर्दलीय जीते हैं। 45 पार्षदों के साथ उन्होंने अपना बोर्ड बना लिया है। वोटिंग सेंटर पर क्या हलचल नजर आ रही है ललित? देखिए, जोधपुर के परिणामों की बात करें तो दोनों ओर से एक की बराबरी पे था। जहां नगर निगम उत्तर में कांग्रेस का बहुत यही बहुमत है, तो वहीं दक्षिण में भाजपा के पास बहुमत था। तो ऐसे में दोनों ओर से पार्टियां तोड़ की ओर लगी हुई थी। लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, उत्तर में कांग्रेस का बोर्ड बना तय है, तो वहीं भाजपा में दक्षिण में जो है भाजपा का बोर्ड बन चुका है। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जोधपुर से, साउथ में बीजेपी का बोर्ड बना है। वनीता सेठ साउथ की महापौर बनी है। 80 में से 45 पार्षदों ने वनीता सेठ को वोट दिया है और 45 बीजेपी पार्षदों ने वोट दिया है कांग्रेस की पूजा पारीक को। यहां पर वनीता सेठ ने हरा दिया है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। तो जोधपुर साउथ में बीजेपी का बोर्ड बन गया है। हमारे संवाददाता ललित लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं महत्वपूर्ण। यहाँ पर बीजेपी का एक पार्षद जिसने क्रॉस वोटिंग करी है, उसका भी नाम पूरी तरीके से सामने नहीं आया है। तो ऐसे में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर से। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। तो जोधपुर दक्षिण में जिस तरीके से वनीता सेठ ने हरा दिया है कांग्रेस की पूजा पारीक को, तो जोधपुर साउथ में बीजेपी का मेयर बन चुका है और साउथ में बीजेपी ने अपना बोर्ड बना लिया है। वनीता सेठ साउथ की महापौर बन चुकी है। अस्सी में से 45 पार्षदों ने उनके समर्थन में वोट किया है। तो वहीं एक पार्षद ऐसा है जिसने क्रॉस वोटिंग की है, जिसने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। हालांकि उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है कि वो पार्षद कौन था, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। तो ललित, मेरे सहयोगी लगातार फोन लाइन पे बने हुए हैं। ललित, जिस तरीके से आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपने बताया
कि यहाँ पर वनीता सेठ ने कांग्रेस की पूजा पारिक को हरा दिया है, तो कांग्रेस की तरफ से क्या अभी प्रतिक्रिया सामने आ रही, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो दावे कर रहे थे कि हमारा ही वोट बनेगा। देखिए, निश्चित तौर पर कुछ जो नाम तय हुए थे महापौर को लेकर, उस पर असंतोष का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने प्रयास जरूर किया था और प्लान बी बनाया गया था कि आखिर किस तरह भाजपा के कुछ पार्षद हैं उनको अपनी ओर शामिल किया जाए और वोट बनाया जाए। 29 जो है पार्षद जीत चुके थे दक्षिण में और ऐसे 8 निर्दलीय थे, तो ऐसे में करीब 3-4 पार्षदों के सारे उनको उम्मीद थी कि यहाँ भी बोर्ड जो है कांग्रेस का बन जाएगा, प्रयास किए गए थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट आ चुका है। नगर निगम दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है, वनीता सेठ जो है वो महापौर बनी है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण जानकारी ललित आपने दी। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि यहाँ पर जोधपुर साउथ में बीजेपी का वोट बन चुका है। ललित, जोधपुर नॉर्थ की क्या तस्वीर नजर आ रही है अभी? देखिए, जहां तक जोधपुर नॉर्थ की बात करें, वहां मतगणना चल रही है और मतगणना के बाद 2 बजे के आसपास ही उनके नतीजे आएंगे। फिलहाल मतगणना चल रहा है, लेकिन वहां पे स्थिति अब लगभग तय है। वहां पे करीब 2/3 बहुमत कांग्रेस के पास है। करीब 80 में से 53 जो पार्षद हैं जो कांग्रेस के चुन के आए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां क्रॉस वोटिंग का भी उनको कोई डर नहीं है। तो यही कारण है कि वो आश्वस्त थी। नगर निगम उत्तर में कुंती देवड़ा जो है वो महापौर होंगी, ये लगभग तय है। हालांकि आधिकारिक घोषणा 2 बजे के आसपास हो जाएगी, लेकिन 1-1 का रेशियो रहा है। जहां उत्तर में कांग्रेस का बोर्ड बना है तो वहीं दक्षिण में भाजपा का बोर्ड बना है। ललित, यहाँ पर आपने बताया कि कांग्रेस को अभी किसी तरह की कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, तो क्या माना जाए यहाँ पर कांग्रेस की क्या अभी तस्वीर नजर आ रही है? कांग्रेस बिल्कुल आश्वस्त है, नगर निगम उत्तर को लेकर आश्वस्त है। जहां इधर भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश है, तो वहीं उत्तर की अगर बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है। वहां 2/3 बहुमत उनके पास है। अब वहां उत्तर भाग कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है, तो वहीं दक्षिण की अगर बात करें तो यहाँ पे जो मुख्य गेट है नगर निगम का दक्षिण का, उसके बाहर कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और वो खुशी चेहरे पर सुबह से ही उनके नजर आ रही थी। उनके पास संख्या ललित, जोधपुर उत्तर का भी रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर कुंती देवी ने जीत हासिल की है, क्या प्रतिक्रिया अभी, क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि 2/3 बहुमत उत्तर में कांग्रेस के पास है, तो कोई दिक्कत वहां पे नहीं थी संख्या बल को लेकर। यही कारण है कि वहां कुंती देवड़ा महापौर बन चुकी है। और कुंती देवड़ा की बात करें तो वो मानसिंह देवड़ा जो आवासन मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रहे, उनकी बेटी है और उनका नाम महापौर के तौर पर तय हुआ था और अब वो जीत चुकी है। तो कहीं न कहीं एक कांग्रेस एक बीजेपी जोधपुर के दोनों निगम की स्थिति साफ हो चुकी है, नतीजे आ चुके हैं। उत्तर में कांग्रेस का बोर्ड बना है, तो वही दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का। तो कुल मिलाकर ललित, क्या ये मान लिया जाए कि वैभव गहलोत ने यहाँ अपने आप को 100% साबित कर दिया है? देखिए, 2 बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे थी। एक तरफ वैभव गहलोत ने लगातार चुनावी कैंपेन संभाल रखा था, टिकट वितरण से लेकर तमाम कैंपेन तक उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया था, कई जगहों सभाएं भी की थी। तो वही दूसरी ओर गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो उन्होंने भी भाजपा की ओर से कमान संभाल रखी थी। तो दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा बची है, एक का मामला बराबर पर रहा है और दोनों नेताओं ने अपने अपने इलाके में जीत हासिल की है। कुल मिलाकर ललित, यहाँ पर यह है कि हमने यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो अपेक्षित तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, कुल मिलाकर जो तस्वीर सामने आई है उसमें जोधपुर के दोनों निगमों में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। सहयोगी चंद्रशेखर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर उत्तर की तस्वीर बताइए, अभी क्या वहाँ पर अभी हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, यदि उत्तर की बात करें तो उत्तर में कुल 80 पार्षद है, जिनमें से 19 पार्षद जो है बीजेपी के थे, 8 निर्दलीय और 53 जो है कांग्रेस के पार्षद थे। 19 पार्षद जो बीजेपी के थे उन्होंने मतदान अपने जो प्रत्याशी थे उसके पक्ष में कर दिया। इसके अलावा जो कांग्रेस के पार्षद है 53, इसके अलावा जो निर्दलीय पार्षद थे कुल मिला के 60 मत जो है कुंती देवड़ा के पक्ष में अब तक गिर चुके हैं। कांग्रेस की एक पार्षद प्रत्याशी एक पार्षद जो जीती हुई है जाफरान, उसके भाई की डेथ हो जाने के चलते वो अभी तक मतदान करने नहीं पहुंची है, जिसके चलते परिणाम जारी नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं जो उत्तर में जो तस्वीर उभर के आई है, वैभव गहलोत के जो परिश्रम वैभव गहलोत ने किया है, कहीं ना कहीं उसकी जीत को दर्शाती है। जो अंतरकलह चल रहा था, जिस प्रकार से मुस्लिम महापौर की मांग चल रही थी, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं दरकिनार करके एक तरह से कहीं ना कहीं जो है इन्होंने जो जीत हासिल कर ली है। जी चंद्रशेखर, यहाँ पर किसी तरह की कोई क्रॉस वोटिंग सामने आई है? जी, अगर बात करें तो फिलहाल जो है किसी तरह का जो है क्रॉस वोटिंग का मामला यहाँ पे सामने नहीं आया, लेकिन जो निर्दलीय पार्षद थे उनको कहीं ना कहीं जो सभी जो है कांग्रेस के खेमे में मिलते नजर आ रहे हैं। वो कांग्रेस के खेमे के साथ ही जो है उन्होंने निगम में प्रवेश किया और मतदान भी उन्होंने साथ ही किया है। जी, अच्छा, क्या ये मानकर चला जा सकता है कि अब जोधपुर में आगे की सियासत में गहलोत बनाम शेखावत देखने को मिल सकता है? जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो अब जोधपुर की सियासत में वैभव गहलोत बनाम जो है गजेंद्र सिंह शेखावत देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं दोनों की जो मेहनत रंग लाई है और दोनों ने जो है अपने अपने बोर्ड बना लिए है। जी, तो इधर राजे की गुट की नाराजगी हवाओं में थी। हमने देखा था कि वसुंधरा राजे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराज नजर आ रही थी, तो ऐसे में वो बीजेपी के आड़े नहीं आ पाई। चंद्रशेखर,
जी निश्चित तौर पर अगर बात करें तो सिनेरियो तो पूरा सामने आया। अगर देखा जाए तो अगर ये निकम एक होता, जो 160 सीटें अगर कहें तो उसमें कहीं ना कहीं तो कांग्रेस की जो जीत दर्ज हुई है, क्योंकि 82 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। और ये जो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे गुट की नाराजगी थी, उसी का परिणाम माना जा सकता है। कहीं ना कहीं जो परंपरागत वोटर्स है, जिस तरह से राजे के पोस्टर से फोटो हटा दिए गए थे, उसका भी विरोध हुआ था। लगातार जो है महापौर प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद दक्षिण क्षेत्र में जो है शेखावत के पुतले जलाए गए, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में तो विरोध है ही है, वो तो स्पष्ट नजर ही आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही जो वैभव गहलोत या गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों की कहीं ना कहीं जीत हुई है। दोनों ने अपने जो परिश्रम से एक वोट बनाने में सफलता हासिल की है। जी चंद्रशेखर, कहीं ना कहीं जो वसुंधरा राजे की नाराजगी यहाँ पर हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे, तो क्या मुख्य वजह यही माने जाए कि उनकी नाराजगी के चलते यहाँ पर वैभव गहलोत आगे निकल गए? जी निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से वसुंधरा गुट के जो कार्यकर्ता थे उनको दरकिनार किया गया था लगातार, इससे तो बड़ा क्या कहा जा सकता है कि जो वसुंधरा गुट के रहे महेंद्र सिंह राठौड़ के जो विकास कार्य थे उनको भी आगे नहीं लाया गया। तो जनता से उस विकास कार्य के नाम पर भी वोट नहीं मांगे गए। कहीं ना कहीं तो नाराजगी है, कार्यकर्ता बाहर नहीं निकले, तो कहीं ना कहीं कुछ सीटों का कहीं ना कहीं जो है नुकसान बीजेपी को हुआ ही है। जी चंद्रशेखर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि वैभव वर्सेस शेखावत के शो में शेखावत जो है वो आगे बढ़कर सामने आए, वो चमके, तो यहाँ पर बाजी ड्रॉ रही कुल मिलाकर, तो इसके क्या मायने निकाले जाए निगम चुनाव में? जी निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से सांसद पद के चुनाव थे उसमें वैभव गहलोत अपने वार्ड से हार गए थे, इसके अलावा अपने विधानसभा क्षेत्र से हार गए थे और इसके अलावा सारी विधानसभा क्षेत्रों से हारे थे। लेकिन जिस प्रकार से वैभव गहलोत ने यहाँ पे परिश्रम किया है और एक बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की है, कहीं ना कहीं उनका जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे बनता नजर आ रहा है, लोगों में जो उनकी लोकप्रियता बढ़ती नजर आ रही है। जी और एक बड़ा अपडेट ये है कि जो जाफरान जिनके भाई की डेथ हो गई थी और वो मतदान करने नहीं पहुंची थी, वो मतदान करने पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में जो है उत्तर की तस्वीर साफ हो जाएगी और कुंती देवड़ा निश्चित रूप से यहाँ पे विजय घोषित होती दिखाई दे रही है। जी अच्छा, गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए साउथ का जो परिणाम सामने आया है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है चंद्रशेखर? निश्चित तौर पे उनके लिए मायने रखता है, कहीं ना कहीं जो उनकी साथ बच गई है। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो एक वोट दोनों के खाते में चले जाना दोनों के लिए जो है साथ बचाने वाली बात जो है बन चुकी है। जी तो बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी चंद्रशेखर यहाँ पर आप दे रहे थे, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चंद्रशेखर।